पंचायत के बजट, लेखा और कराधान करने की जो उनकी शक्तियां हैं उस विषय में एमसीक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, ग्राम पंचायत की सचिव जो होता है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसकी नियुक्ति की जाती है उप संचालक। ठीक है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास का जो उप संचालक होता है ना, उसके द्वारा ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न, पंचायत पदाधिकारियों का जो नातेदार होता है, क्या ये पंचायत सचिव हो सकता है, यानी क्या उसको पंचायत सचिव बनाया जा सकता है। अगर कोई पंचायत का नातेदार है तो नहीं, उनको पंचायत सचिव नहीं बनाया जा सकता। नातेदार यानी उन्हें क्या, रिश्तेदार, घनिष्ठ रिश्तेदार। जैसे कि नातेदार में कौन कौन शामिल होता है, तो देख लीजिए, जैसे कि माता पिता है, बहन हो गया, पति पत्नी, पुत्री, सास ससुर, शाला बहनोई, देवर भाभी, साली ननंद, देवरानी जेठानी, दामाद और पुत्र वधू। ठीक है, ये सभी नातेदार के अंतर्गत आते हैं। तो अगर पंचायत पदाधिकारी का नातेदार पंचायत सचिव हो सकता है क्या, तो ठीक है, तो अगर कोई पंचायत पदाधिकारी है तो उसको क्या वो जो है क्या अपने नातेदार को पंचायत सचिव बना सकता है क्या, तो वो पंचायत सचिव नहीं बना सकता। इन नातेदार अगर वो हैं, उनका अगर ऐसा कोई नातेदार है तो। ठीक है, अगला प्रश्न, मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, तो ये सीधे तौर पर राज्य सरकार करता है। ठीक है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति। ठीक है, अगला प्रश्न, सचिव के किसी भी कारणवश अनुपस्थिति हो जाने पर काम चलाने के लिए इंतजाम कौन करता है। सचिव की, अगर मान लीजिए सचिव की मृत्यु हो गई हो, या फिर वो अनुपस्थित हो, ठीक है, या फिर छुट्टी पे गया हो, अवकाश पे गया हो, ठीक है, सचिव, ठीक है, तो किसी भी कारणवश यानी कि उसकी अनुपस्थिति है तो काम चलाने का इंतजाम कौन करता है, तो जो उप संचालक है, ठीक है, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग का उप संचालक इसके लिए क्या करेगा, इंतजाम करेगा काम चलाओ किसी व्यक्ति को। ठीक है, कौन, उप संचालक पंचायत एवं समाज कल्याण, सचिव की। ठीक है, अगला प्रश्न, मुख्य कार्यपालन अधिकारी की किसी भी प्रकार से अनुपस्थिति पर कार्य चलाने का इंतजाम कौन करेगा। अब उसी प्रकार का ये भी प्रश्न है कि अगर मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुपस्थित है किसी भी कारणवश, तो इसके लिए इंतजाम कौन करेगा काम चलाने के लिए, तो इसके लिए कोई जो विहित अधिकारी होगा वो यहाँ पे इंतजाम करेगा काम चलाओ किसी को भी। ठीक है, पंचायतों के अभिलेखों को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं जो पंचायत के 3 स्तर हैं, ग्रामीण पंचायत के, ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायत। इनमें क्रमशः ग्राम पंचायत में सचिव की जिम्मेदारी होती है कि पंचायत के लेखों अभिलेखों को बनाए रखा जाए, बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। वहीं जनपद पंचायत में सीईओ और जिला पंचायत में भी सीईओ जो है ऐसी जिम्मेदारी उनको निभानी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, पंचायत की सेवा में शासकीय सेवकों को प्रतिनियुक्ति कौन कर सकता है। ठीक है, देखो पंचायत की जो सेवा होती है इसमें शासकीय सेवकों को प्रतिनियुक्त कर सकता है कौन, राज्य सरकार। राज्य सरकार कर सकता है, जो शासकीय सेवक है इनको पंचायत की सेवा में प्रतिनियुक्ति दे सकता है राज्य सरकार। ठीक है, अगला प्रश्न, भूमि पर उपकर किनसे लिया जाता है। ठीक है, प्रश्न है दोस्तों, भूमि जो होता है उस पर उपकर लगता है और ये उपकर किनसे लिया जाता है, तो पंचायत का जो होता है भू अधिकारी, ठीक है, पंचायत में जो भूधारी होते हैं, ठीक है, या फिर जो सरकारी पट्टा जिन्हें मिला रहता है भूमि का, ठीक है, उनसे भूमि उपकर लिया जाता है। ठीक है, ग्राम पंचायत के भूधारी या सरकारी पट्टेदार से। अगला प्रश्न, जिला पंचायत संकल्प पारित करके उपकर को कितने राशि तक बढ़ा सकती है। ठीक है, अब जो जिला पंचायत है ना, ये उपकर जो होता है उसको बढ़ा सकता है, कितने रुपए तक बढ़ा सकता है, तो 10 रुपये तक बढ़ा सकता है। अगला प्रश्न, भूधारी या पट्टेदार से लगान एवं उपकर के अलावा और कौन से कर जो हैं वो वसूले जा सकते हैं। ठीक है, और कौन से जो कर हैं वो वसूले जा सकते हैं, तो जो हमने ऊपर बताया भूधारी या पट्टेदार से लगान और उपकर जो लिया जाता है ना, इसके अलावा और कौन से कर लिए जा सकते हो, तो इनके लिए एक और कर लिया जा सकता है विकास कर। ठीक है, अगला प्रश्न, स्थावर संपत्ति अंतरण पर स्टाम्प शुल्क में कितने प्रतिशत वृद्धि किया जा सकता है, ऐसा बोल रहे हैं।
जो स्थावर संपत्ति होता है, स्थायी संपत्ति होता है, ठीक है, उसके अंतरण पर यानी उसका जो स्थानांतरण होता है संपत्ति का, ठीक है, उसमें उसके स्टाम्प शुल्क में कितने प्रतिशत वृद्धि किया जा सकता है। तो याद रखना है 1% की वृद्धि किया जा सकता है। जिला स्तर पर कौन सी एक पृथक निधि स्थापित करने का प्रावधान है। ठीक है, प्रश्न कहता है कि जिला स्तर पर कौन सी एक निधि है, एक पृथक एक अलग से निधि स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये जिला पंचायत राज निधि, कौन सी, जिला पंचायत राज निधि। ठीक है, इसमें क्या होता है, जिला पंचायत राज निधि में इसमें राशियां जमा की जा सकती हैं। कौन कौन सी राशियां जमा की जा सकती है, तो भू राजस्व, उपकर, विकास कर और अन्य कर, इसके अलावा पथ कर और शुल्क। ठीक है, पथ कर और शुल्क और साथ ही अन्य जो प्राप्तियां होती है, ठीक है, इन सब राशियों को यहाँ पे जिला पंचायत की जो राजनिधि है, जिला पंचायत राजनिधि, इसमें जमा किया जा सकता है। किस किस को, पंचायत कर, भू राजस्व कर, उपकर, विकास कर वगैरह, अन्य कर, पथ कर और शुल्क कर को। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। पंचायत क्षेत्र से उगाहे गए भू राजस्व का अंतरण किसको किया जाता है। ठीक है, पंचायत क्षेत्र में जो भू राजस्व उकारा गया होता है या वही बोले लिया गया होता है, ठीक है, इसको किसे दिया जाता है, अंतरण किया जाता है, किसको मिलता है, तो ये मिलता है ग्राम पंचायत को। ठीक है, भू राजस्व पर बढ़ाकर उगाहे गए उपकर निधि का बंटवारा किस प्रकार होता है। अब अगर भू राजस्व मिला है, ठीक है, अगर उसमें कुछ बढ़ा चढ़ाकर अगर उसको उगाही किया गया है, लिया गया है भू राजस्व को, ठीक है, तो जो उगाही गया है उसको, उसका बंटवारा किस प्रकार होगा। जो एक्स्ट्रा कर लिया गया है उसको बांटा जाता है, तो उसको किस प्रकार बांटा जाएगा, तो उसको बांटा जाएगा ग्राम पंचायत को उसका 50% मिलेगा, जबकि जिला पंचायत और जनपद पंचायत को उसका 25-25 यानी 25-25%। ठीक है, अगला प्रश्न, विकास कर का बंटवारा किनके बीच में होता है। ठीक है, तो पंचायत जनपद पंचायत एवं क्षेत्र के ग्राम पंचायत दोनों के मध्य होता है। किसका, विकास कर का बंटवारा। ठीक है, जनपद पंचायत को होता है और इसके अलावा उसके क्षेत्र में जो ग्राम पंचायत है उसको भी मिलता है विकास कर। ठीक है, दोनों के बीच। अगला प्रश्न आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जनपद द्वारा नाट्य गृह तथा नाट्य प्रदर्शनों तथा सार्वजनिक मनोरंजन के अन्य प्रदर्शनों पर कर। ठीक है, जनपद पंचायत है दोस्तों, वो ये कर लगा सकती है। आप देख सकते हैं नाट्य कर और नाट्य जो प्रदर्शन होता है या फिर सार्वजनिक मनोरंजन के अन्य प्रदर्शनों पर कर लगा सकती है। ठीक है, जनपद है ना। अगला प्रश्न, अन्य कर लगाने के लिए तो इस प्रकार अन्य कर लगाने के लिए ग्राम पंचायत किसकी अनुमति लेता है। ठीक है, अब अन्य कर अगर लगाना है इसी प्रकार, तो जो ग्राम पंचायत है वो किसकी अनुमति लेता है, तो ग्राम पंचायत अपने ऊपर के जनपद पंचायत से अनुमति लेता है कि भाई हमें ये कर और से और भी लगाने हैं, ऐसे करके। ठीक है, जनपद से अनुमति लेता है। अगला प्रश्न, जनपद जो है खुद अन्य कर लगाने की वो अनुमति, पूर्व अनुमति किससे लेता है। अब जनपद भी अन्य कर लगाता है तो वो किससे अनुमति लेता है, जनपद, तो जनपद जो है एसडीएम से अनुमति लेता है, एसडीएम अर्थात अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत द्वारा लगाए गए अन्य कर पर आपत्ति हो तो किसको अपील किया जा सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे जनपद पंचायत के द्वारा कोई अन्य कर लगाया गया है, इस पर अगर किसी को आपत्ति हो तो वो कहाँ पे अपील कर सकता है कि भाई नहीं ये कर हमसे ज़बरदस्ती लिया गया है या फिर कुछ और बात हो, तो किसको अपील कर सकता है, वो कलेक्टर को या अतिरिक्त कलेक्टर को वो बंदा अपील कर सकता है कि भाई जनपद ने हमसे ये कर मनमाने ढंग से वसूला है, ऐसे वैसे कुछ करके। ठीक है, कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को अपील कर सकता है जनपद के मामले में। अगला प्रश्न, जनपद पंचायत द्वारा अन्य कर बाबत आपत्ति, ठीक है, अन्य पर कर बाबत आपत्ति किसे प्रस्तुत किया जा सकता है। हमने यहाँ पे बोला दोस्तों, ग्राम पंचायत द्वारा लगाए गए अन्य कर पर आपत्ति हो तो अपील किसे किया जा सकता है। तो दोस्तों जो ग्राम पंचायत अन्य कर लगाता है ना, वहाँ पे अपील किया जा सकता है, उस पर अगर आपत्ति हो तो अपील किया जा सकता है कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को। ठीक है,
वहाँ पे हमको गलती कर दिया, एक जनपद बोल दिया, हमें ग्राम पंचायत था ये, ठीक है। ग्राम पंचायत द्वारा लगाए गए अन्य कर पर आपत्ति अगर किसी को है, किसी बंदे को, तो कलेक्टर साहब को या अतिरिक्त कलेक्टर को अपील कर सकता है। उसके बाद आता है जनपद, ठीक है। जनपद पंचायत द्वारा अगर अन्य कर लगाया गया है, इसमें अगर किसी को आपत्ति हो, तो फिर ये आपत्ति किसको प्रस्तुत किया जाएगा, तो सार्वजनिक नीलाम द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे सार्वजनिक नीलामी होगा, ठीक है। फिर इस आपत्ति को वहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। जनपद पंचायत द्वारा अन्य कर के बाबत आपत्ति हो तो सार्वजनिक नीलामी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। ग्राम पंचायत द्वारा बाजार फीस आदि जो है ठेके पर किसे किसे दिया जाता है, ठीक है। तो जो ग्राम पंचायत है वो बाजार फीस वगैरह है इसको जनपद को दे देता है ठेके पर, ठीक है। और ठेके की राशि ठेकेदार से किस प्रकार ली जाती है तो जो ठेके की राशि है, एक तो अग्रिम में लिया जा सकता है और एक मुश्त लिया जा सकता है, ठीक है। ठेकेदार से राशि या ठेके की राशि। कोई अध्यारोपित कर या फीस राशि प्रदान ना करे तो क्या होगा, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति जो है या कोई संस्था है उस पर कर आरोपित किया गया है, फीस आरोपित किया गया है, ठीक है। यदि वो राशि प्रदान ना करे तो क्या होगा, तो दोस्तों कलेक्टर द्वारा राशि की वसूली की जाएगी और ये राशि बतौर भू राजस्व की तरह वसूल किया जाएगा, ठीक है। कलेक्टर। कोई व्यक्ति राशि देने से चूक जाए या भूल जाए तो वहाँ पे जुर्माना क्या होगा, यानी जो कोई किसी राशि को किसी को कोई व्यक्ति है वो अगर अपना वो कर देना भूल जाए, चूक जाए, तो क्या होगा, बकाया जो उसका है उसके अतिरिक्त 50 रुपये और लगेगा। इसको अगले उसमें देखते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखते हैं, कोई व्यक्ति राशि देने से चूक जाए तो उस पर क्या जुर्माना है, तो बकाया के अतिरिक्त यानी जो बचा है उसके अतिरिक्त उसे 50 रुपये और देना पड़ेगा, साथ ही अधिकतम 10 गुना राशि का उसको जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है। ये जुर्माना है अगर राशि देने से भूल करते हो, चूक जाते हो तो, ठीक है। राज्य सरकार कर संदाय करने में छूट दे सकती है। अगर राज्य सरकार चाहे तो कर देने से छूट दे सकती है, किस प्रकार, एक तो पूर्णतः वो छूट दे सकती है या थोड़ी मोड़ी अंशतः छूट दे सकती है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार इस वीडियो में इतना ही, हमने 24 से 25 प्रश्न देखा, ठीक है, विश्लेषण के साथ।